आखिर लोकसभा चुनाव से 6 महीने पहले राशन पानी और 6 महीने का डीजल लेकर दिल्ली बॉर्डर पर क्यों जा रहे हैं किसान आंदोलन एक बार फिर सुर्खियों में छाया हुआ है। किसान इस बार 6 महीने का राशन पानी और डीजल लेकर दिल्ली की सरहदों पर पहुंच गए हैं और इसी बीच केंद्र सरकार ने दिल्ली की सरहदों को इंडिया चाइना के बॉर्डर से ज्यादा सेफ कर दिया है। ये कहना गलत नहीं होगा कि किसान इस बार लोकसभा चुनाव के बाद तक का इंतजाम करके घरों से निकले हैं। आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि दिल्ली की सरहदों को इंडिया चाइना जैसा सेफ क्यों किया गया है, किसानों की इस बार क्या डिमांड है। जो आंदोलन पिछले 2 साल पहले जब हुआ था उस टाइम 700 लोगों की बलि ले चुका है, उसके बावजूद किसान दोबारा आंदोलन करने पर क्यों मजबूर हुए। इस बार आंदोलन को कौन लीड कर रहा है, किसानों की डिमांड्स क्या हैं और किसानों की डिमांड्स के पीछे छुपे हुए क्या फैक्ट्स हैं कि सरकार नहीं मान पा रही है, किसान की डिमांड्स जायज है नाजायज है, सरकार सही है या किसान सही है। इन सभी बातों पर हम डिटेल्ड तरीके से और फैक्चुअल बात करेंगे। मोदी सरकार ने हाल ही में किसानों के मसीहा कहे जाने वाले चौधरी चरण सिंह और स्वामीनाथन जी को भारत रत्न देने की घोषणा की, लेकिन उन्हीं स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट को लागू करवाने के लिए किसानों को बार बार सड़कों पर क्यों आना पड़ता है। आज से लगभग 2 साल पहले किसानों ने ऐसा ही एक आंदोलन दिल्ली में किया था और अपने निर्णय पर अडिग रहने वाली मोदी सरकार ने भी अपने पैर पीछे खींचे और अपने डिसीजन को बदलते हुए संसद से पास किए गए तीनों कानूनों को रद्द किया। 2 साल पहले ये कानून रद्द करते टाइम केंद्र सरकार ने किसानों को उनकी कुछ मांगों पर आश्वासन भी दिए थे, लेकिन अब किसानों का कहना है कि उनकी किसी भी मांग को अभी तक नहीं माना गया है, इसीलिए मजबूरन उनको सड़कों पर उतरना पड़ा है। इस बार आंदोलन को कौन लीड कर रहा है। पिछले किसान आंदोलन में गेम चेंजर की भूमिका निभा चुके भारतीय किसान यूनियन ने इस बार आंदोलन से दूरी बना रखी है। पिछली बार जब आंदोलन की कमर टूटती हुई दिख रही थी, उसी वक्त भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने एक अपील करते हुए वीडियो जारी किया। अचानक गाजीपुर बॉर्डर पे कुछ ऐसी चीजें हो गई, माहौल खराब हो गया। राकेश टिकैत हमारे साथ है और पहली बार मैं आंसू देख पा रहा हूँ। राकेश जी, ऐसा क्या हो गया? मतलब इतनी उम्मीद मुख्यमंत्री से नहीं थी। और उस वीडियो का असर ये हुआ कि सारे किसान एकजुट हो गए और दिल्ली आकर के नरेंद्र मोदी सरकार को झुकाकर ही वापस वहां से लौटे। लेकिन इस बार आंदोलन जो है KMM यानी किसान मजदूर मोर्चा के बैनर तले हो रहा है। ये मोर्चा अभी हाल ही में जनवरी 2023 में गठित किया गया है। इसके अंदर 250 किसान संघ और 150 किसान यूनियन का एक मंच शामिल है। हालांकि राकेश टिकैत ने इस आंदोलन को अपना समर्थन सोशल मीडिया पर देते हुए कहा है कि अगर किसानों पर किसी भी तरीके का अत्याचार किया गया तो वो जल्दी ही दिल्ली पहुंच जाएंगे। किसान क्या डिमांड्स लेकर इस बार आंदोलन पर आए हैं, आइए उस पर एक नजर डाल लेते हैं। किसान इस बार 12 मांगों को लेकर आंदोलन पर बैठे हैं। उनकी मुख्य मांगे हैं कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश लागू हो, जिसमें MSP भी शामिल है, किसानों का कर्जा माफ हो, किसानों के मुकदमे वापस हो, लक्ष्मीपुर खीरी मामले में दोषियों को सजा हो, पीड़ितों को न्याय मिले, किसानों को प्रदूषण कानून से बाहर रखा जाए, 60 साल से ऊपर किसानों और खेत मजदूरों को पेंशन दी जाए, बिजली संशोधन बिल 2022 को रद्द किया जाए, पिछले साल आंदोलन में शहीद हुए किसान परिवारों को नौकरी व मुआवजा दिया जाए, भारत को WTO से बाहर निकाला जाए, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 को मूल रूप में ही लागू किया जाए, मनरेगा में 100 की जगह 200 दिन का रोजगार देकर प्रतिदिन 700 रुपये दिहाड़ी दी जाए और मनरेगा को खेती से जोड़ा जाए, नकली बीज फर्टिलाइजर पर प्रभावी तरीके से रोक लगी जाए। ये हैं मुख्य मांगे जिनको लेकर किसान धरना दे रहे हैं। अब हम एक एक करके सभी मांगों का डिटेल डिस्क्रिप्शन समझेंगे कि ये मांगे किस हद तक जायज हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्वामीनाथन आयोग की। स्वामीनाथन आयोग है क्या? 18 नवंबर 2004 को हरित क्रांति के जनक कहे जाने वाले MS स्वामीनाथन की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई। उस कमेटी का काम था किसानों की हालत सुधारने के लिए अलग अलग तरीके के रास्ते खोजना। कमेटी ने 2006 के अंदर अपनी एक रिपोर्ट दी। उस रिपोर्ट के अंदर इन्हीं रास्तों को सुझाया गया था। इस रिपोर्ट में सबसे अहम बात ये थी कि MSP को किसान की लागत से 50% ज्यादा रखा जाए। ये सबसे मेन बात इस रिपोर्ट के अंदर कही गई थी। साथ ही भूमि सुधार कानून, किसानों की आत्महत्या रोकने के समाधान और स्टेट लेवल किसान कमीशन बनाने के सुझाव भी इसके अंदर शामिल थे। अब MSP का जिक्र हुआ है तो किसान आंदोलन को समझने के लिए MSP की बात करनी जरूरी है। तो हम समझते हैं कि आखिर MSP है क्या। MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य, एक गारंटी की तरह होता है जो किसानों को दिया जाता है कि उनकी फसल काटने के बाद बाजार में मिनिमम किस दाम पर बिकेगी। मान लीजिए एक किसान ने कोई फसल उगाई, उस सीजन में उस फसल की बम्पर पैदावार हो गई, तो इस वजह से मार्केट के अंदर जो है डिमांड कम हो जाएगी और सप्लाई बढ़ जाएगी, जिससे फसल का दाम गिर जाएगा और इससे किसान को नुकसान होगा। अब ऐसे में MSP किसानों के लिए एक सुरक्षा कवच प्रदान करती है। अगर उस फसल पर MSP डिसाइडेड होती है तो सरकार उस प्राइस पर ही फसल को खरीदेगी। फसल का दाम गिरने से किसान को नुकसान नहीं होगा, वो बर्बाद होने से बच जाएगा। अब बात करते हैं कि MSP कौन और कैसे तय करता है। केंद्र सरकार ने किसान
किसानों को फसलों के उचित दाम निर्धारण के लिए 1965 के अंदर CACP यानी कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस का गठन किया था। ये कमीशन हर साल रबी और खरीफ दोनों फसलों के लिए MSP निर्धारण करता है। पहली बार 1966-67 के अंदर MSP दर लागू की गई थी इसी कमीशन के द्वारा, और CACP द्वारा ही हर साल जिन 23 फसलों पे MSP अभी लागू है उनकी कॉस्ट डिसाइड की जाती है। MSP डिसाइड करते समय CACP बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखता है, जैसे कि खेती की कॉस्ट, डिमांड और सप्लाई, मार्केट पर नज़र चाहे डोमेस्टिक हो या ग्लोबल, और एनवायरनमेंट पर इफेक्ट। खेती की कॉस्ट निकालने के लिए CACP 3 तरह की कॉस्ट को अप्रोच करता है, A2, A2+FL और C2। बात करते हैं A2 की। A2 किसानों द्वारा डायरेक्ट लगाई गई कॉस्ट को इंक्लूड करता है, जैसे कि लेबर, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर और बीज। A2+FL में क्या है? A2+FL में A2 तो इंक्लूड है ही, उसके साथ FL भी शामिल है। FL यहाँ पर फैमिली की लेबर को शामिल कर रहा है। मान लीजिए कि आपके पास एक खेत है, उस खेत के अंदर आप खेती करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप अकेले ही उसके अंदर खेती कर रहे हैं। आपकी फैमिली में अगर कोई महिलाएं हैं या फिर बहुत गरीब किसान है तो उनके बच्चे भी खेती के अंदर जुट जाते हैं, तो उनके बच्चे और जो महिलाएं हैं उनको उसके बदले में कोई मेहनताना नहीं मिलता, लेकिन वो खेतों में मजदूरी या मेहनत कर रहे हैं, तो वो हो गई अनपेड लेबर। FL कवर करता है अनपेड लेबर को। तो A2+FL का मतलब हो गया A2 के अंदर जो डायरेक्ट कॉस्ट शामिल है वो, और उसके अलावा फैमिली का अनपेड लेबर। अब बात करते हैं C2 की। C2 के अंदर A2+FL के साथ साथ किसी भी तरीके का अदर कॉस्ट अगर किसान ने खेती में लगाई है तो वो इसके अंदर शामिल हो जाती है। इन तीनों फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए CACP MSP डिसाइड करती है, लेकिन MSP लागू करने का जो लास्ट राइट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में ही होता है। CACP अपनी मर्जी से कोई MSP लागू नहीं कर सकती है। फिलहाल 23 फसलों पर MSP पहले से लागू है, तो आखिर किसानों को परेशानी क्या है? वैसे तो मोटे तौर पर MSP ऐसे डिसाइड होती है कि किसान को उसकी लागत से 50% अधिक रिटर्न मिल जाए, लेकिन असल में ऐसा होता नहीं है। कई जगह पर तो किसानों को MSP से नीचे भी फसल बेचनी पड़ती है, और इसको लेकर के किसान बिल्कुल बेबस है, वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे देश के अंदर MSP को लेकर अभी तक कोई कानून नहीं बना है। सरकार जब चाहे MSP को रोक सकती है, जब चाहे MSP को लागू कर सकती है, क्योंकि MSP एक पॉलिसी है ना कि कानून, और यही सबसे बड़ा किसान का दर्द है। जिन 23 फसलों पर MSP पहले से लागू है उनका कितना लाभ किसानों को मिला है उस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। फिलहाल 23 फसलों पर MSP लागू है, जिनमें 7 अनाज, धान, गेहूं, मक्का, बाजरा, जवार, रागी और जौ है। इसमें 5 दालें, चना, अरहर, उड़द, मूंग और मसूर भी शामिल है। वहीं 7 तिलहन और 4 कपास, गन्ना, खोपरा और कच्चा जूट की फसलें शामिल हैं। अगस्त 2014 में बनी शांता कुमार कमेटी की रिपोर्ट बताती है कि अब तक सिर्फ 6% किसानों को ही इस MSP का लाभ मिल पाया है, और बिहार में तो MSP से खरीद भी नहीं की जाती। बिहार सरकार ने प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का गठन कर रखा है, लेकिन किसानों का कहना है कि ये सोसाइटीज इतनी देर से फसल खरीदती है कि उन्हें बेहद कम कीमतों पर फसलें बेचनी पड़ती हैं। अगर इन 23 फसलों के सरकारी आंकड़ों पर नजर डालें तो साल 2019-20 के अंदर इन फसलों का प्रोडक्शन था 10.78 लाख करोड़ रुपीस का। लेकिन ये सारी फसल भी बेचने के लिए नहीं होती, कुछ फसल किसान अपने लिए और कुछ अपने पशुओं के लिए बचा करके रखता है। तो हम मान लें कि अगर 75% फसल भी मार्केट में बिकने के लिए आती है तो उसका अमाउंट बनता है 8 से 9 लाख करोड़ रुपए। तो क्या सरकार को MSP की गारंटी देने के लिए इतना खर्च करना पड़ेगा? इसका जवाब है नहीं। इन 23 फसलों में से आप गन्ने को तो सीधा सीधा बाहर कर दीजिए, क्योंकि गन्ने पर जो पैसा है वो सरकार नहीं, शुगर मिल देती है। और इसके अलावा सरकार पहले भी अपनी एजेंसियों के थ्रू कुछ फसल खरीद ही रही थी, जिसकी 2019-20 के अंदर लागत आई थी 2.7 लाख करोड़ रुपीस। प्रैक्टिकली बात करें तो सरकार को 100% फसल खरीदने की जरूरत कभी पड़ती नहीं, क्योंकि सरकार 1/3 या 1/4 फसल भी खरीद लेती है तो बाजार के अंदर वही भाव चला जाता है, और बाजार में भी फसल का वही भाव मिलने लग जाता है, और किसान फसल को सरकार की बजाय मार्केट में भी बेच देता है बिना नुकसान के। इन सब को देख करके हम ये कह सकते हैं कि सरकार को हर साल MSP पर सिर्फ 1.5 से 2 लाख करोड़ रुपए ही खर्च करने पड़ते हैं। अब जब MSP की बात हो गई है तो WTO का भी जिक्र करना पड़ेगा। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO के जरिए 2 या 2 से ज़्यादा कंट्रीज आपस में ट्रेड के लिए कुछ एग्रीमेंट्स करते हैं। ये एग्रीमेंट 2 कंट्रीज़ को आपस में ट्रेड करने के लिए उनके टैक्सेस को और ट्रेडिंग को इजी बनाते हैं। लेकिन इसके साथ ही WTO हर कंट्री से जो इसमें शामिल होता है उनसे एक कंडीशन रखता है कि आप किसानों को MSP नहीं देंगे, और किसानों की तो सबसे बड़ी डिमांड ही ये है कि उन्हें MSP चाहिए, इसलिए किसान चाहते हैं कि भारत WTO से बाहर आ जाए। अब बात करते हैं बिजली संशोधन बिल 2022 की। किसान इसको क्यों रद्द करवाना चाहते हैं? दरअसल अभी तक जो बिजली बिल लागू है उसके तहत कोई भी सरकारी कंपनी या सरकार अपने बिजली डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को प्राइवेट सेक्टर को नहीं देती है, लेकिन ये बिल सरकारी कंपनियों को
अपना बिजली नेटवर्क प्रोवाइड करने के लिए फोर्स करता है प्राइवेट कंपनियों को। आसान भाषा में यूँ समझिए, अगर ये बिल लागू होता है तो प्राइवेट और कॉरपोरेट सेक्टर सरकारी बिजली नेटवर्क को काम में लेकर के कंज्यूमर को बिजली प्रोवाइड करवाएगा, यानी कि वो सरकारी तंत्र को काम में लेकर के उपभोक्ताओं को बिजली प्रोवाइड करवाएगा। तो भाई इसमें दिक्कत क्या है? इसमें दिक्कत है लाभ का निजीकरण और नुकसान का राष्ट्रीयकरण। जैसा कि आपको पता है प्राइवेट सेक्टर सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए काम करते हैं, तो अगर ये बिल लागू होता है तो पूरी आशंका है कि प्राइवेट सेक्टर है जो उसी एरिया में सर्विस देगा जहां उन्हें मुनाफा होगा, और जिस एरिया में नुकसान होगा वहां पे सरकारी कंपनियां बिजली देगी, यानी कि लाभ जाएगा प्राइवेट सेक्टर में और नुकसान जाएगा सरकारी कंपनियों पे, यानी कि इनडायरेक्टली हमारे ऊपर ही। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक भारत के अंदर 85% बिजली कनेक्शन एग्रीकल्चर और डोमेस्टिक कैटेगरी के हैं। इन कनेक्शंस पर अलग अलग राज्यों में अलग अलग राज्य सरकारें सबको कुछ ना कुछ सब्सिडी देती हैं, यानी कि बिजली बिल में उन्हें कुछ छूट मिलती है। लेकिन अगर प्राइवेट सेक्टर के हाथों में बिजली सेक्टर जाता है तो आप किसी भी सब्सिडी की उम्मीद नहीं कर सकते। इसके अलावा ये संशोधित बिल स्टेट गवर्नमेंट से बिजली संबंधित राइट्स छीन करके सेंट्रल गवर्नमेंट को देता है, जबकि बिजली संबंधित अधिकार संविधान में साफ साफ लिखे हुए हैं कि राज्य और केंद्र सरकार दोनों के अधीन है। अब हम थोड़ा पास्ट में चलते हैं। साल है 2013 और केंद्र में है यूपीए की मनमोहन सिंह की सरकार। उस टाइम पे आता है भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013। इसके अंदर क्या क्या प्रावधान किए गए और बीजेपी सरकार ने जब विपक्ष में रहते हुए उसका समर्थन किया तो अब बदलाव क्यों करना चाहती है, इन सबको समझने के लिए हमें इस अधिनियम को समझना पड़ेगा। 2013 तक देश के अंदर जमीनों का अधिग्रहण अंग्रेजों द्वारा लाए गए भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के तहत ही होता था। पिछली यूपीए सरकार ने 2013 में इस अधिनियम को रद्द करते हुए नया अधिनियम भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 लागू किया, और इसका विपक्ष में रहते हुए भाजपा सरकार ने समर्थन किया और अपने कुछ महत्वपूर्ण बिंदु भी इसके अंदर उन्होंने जुड़वाए। इस अधिनियम के तहत किसानों से कोई भी उनकी जमीन नहीं छीन सकता। राष्ट्र या राज्य हित में अगर जमीन लेनी पड़ी तो उसका ग्रामीण एरिया में 4 गुना मुआवजा और शहरी एरिया में 2 गुना मुआवजा मालिक को दिया जाएगा। किसी भी प्राइवेट कंपनी को कोई भी जमीन लेने के लिए वहाँ के 80% लोकल लोगों की रजामंदी लेनी होगी। जमीन से जीविका चलाने वाले किसानों को जमीन के बदले मुआवजा और जीविका और रहने के लिए कोई दूसरा विकल्प दिया जाएगा। ये पावर्स जो थी इस अधिनियम के साथ किसानों को और भूमि मालिकों को मिली थी। अब सवाल यह है कि विपक्ष में रहते हुए इसको समर्थन करने वाली भाजपा सरकार सत्ता में आते ही इसको बदलने पर क्यों उतारू है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये अधिनियम आने के बाद कॉर्पोरेट सेक्टर को और प्राइवेट सेक्टर को जमीन लेना मुश्किल हो गया और वो किसानों की जमीन को किसी भी तरीके से नहीं हड़प पाते थे, और अपने कॉर्पोरेट मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए भाजपा सरकार इस बिल के अंदर संशोधन करना चाहती है ताकि उन्हें जमीन आसानी से उपलब्ध हो जाए, वो अपने बिजनेसेस वहां पे चला सके। एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि अगर इन बिलों में संशोधन होता है तो जमीन संबंधित सारे अधिकार किसानों से हट करके केंद्र सरकार के पास चले जाएंगे। बस इसीलिए किसान किसी भी हाल में भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 को बदलने नहीं देना चाहते। मनरेगा रिलेटेड डिमांड किसानों की काफी लॉजिकल डिमांड है। वो चाहते हैं कि इसके अंदर रोजगार 100 दिन से बढ़ाकर 200 दिन कर दिया जाए और उन्हें प्रतिदिन 700 रुपए की दिहाड़ी दी जाए। इसके अलावा हमने इसको लॉजिकल इसलिए बोला क्योंकि वो चाहते हैं कि किसानी को और खेती को मनरेगा से जोड़ दिया जाए, क्योंकि मनरेगा में भी मजदूरी से संबंधित ही सारे काम किए जाते हैं। तो बहुत सारे जो गरीब किसान हैं वो दूसरों के खेतों में मजदूरी करते हैं, तो इसको मनरेगा से जोड़ने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए सरकार को। देखा जाए तो इसमें गलत क्या है। सरकार जब पीएम किसान सम्मान निधि जैसी स्कीम पर 2022-23 में 58,201.85 करोड़ रुपए खर्च कर सकती है, तो क्यों ना उसके बदले मनरेगा को खेती से जोड़कर ही खेतीहर किसानों को आर्थिक मदद दे दी जाए। इन सभी मांगों के अंदर किसानों की एक न्याय की भी मांग है। वो न्याय मांग रहे हैं लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के अंदर। बात है 2021 की, जब यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का दौरा होना था। इस दौरान उनको रिसीव करने के लिए केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा उनको लेने के लिए गाड़ी से जा रहे थे। अब उन पर कथित रूप से आरोप है कि उन्होंने किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी थी और इस हादसे में 4 किसानों की मौत हो गई और कुछ किसान घायल हो गए। तभी से किसान इस केस के ऊपर कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि उनको जल्द से जल्द न्याय मिले। न्याय के बाद किसान बात कर रहे हैं सामाजिक सुरक्षा की। किसान 60 साल से ऊपर किसानों के लिए पेंशन की बात कर रहे हैं। किसान चाहते हैं कि 60 साल की एज पार कर चुके किसानों को सरकार हर माह 10,000 रुपए पेंशन दे। फिलहाल देश में 60 से ऊपर की आबादी लगभग 15 करोड़ है और इनमें से किसान कितने हैं ये डाटा किसी के पास नहीं है। और मजे की बात तो यह है कि भारत सरकार के पास देश में कितने किसान हैं इसका भी डाटा मौजूद नहीं है। इस बात का अंदाजा आप इससे भी लगा सकते हैं, जब भारत सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम लॉन्च की तो उन्होंने इसको 12 करोड़ परिवारों के लिए लॉन्च किया, जबकि इस स्कीम के अंदर लाभार्थी मिले सिर्फ 9 करोड़ परिवार। तो सरकार को खुद को ही नहीं पता कि भारत के अंदर किसान हैं कितने। किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ, ये एक ऐसी लाइन है जो हर राजनीतिक दल अपने किसी न किसी चुनाव में काम में ले चुका है और हर बार किसानों को वादा कर चुका है कि आपका संपूर्ण कर्ज माफ़ कर देंगे अगर हम सत्ता में आए तो।
लेकिन किसानों की स्थिति जस की तस बनी हुई है। आज तक ऐसी कोई सरकार नहीं बनी जिसने किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ किया हो और किसान इसी के लिए अब मांग कर रहे हैं कि हमारा संपूर्ण कर्जा माफ किया जाए। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के बड़े उद्योगपतियों का भारत सरकार ने अब तक लगभग 15 लाख करोड़ का कर्जा माफ कर दिया है। तो जब घर बैठे मोटा मुनाफा कमाने वाले बिजनेसमैन का कर्जा माफ हो सकता है, तो अपने मेहनत से खून पसीने से सींचकर खेत को अन्न उगाने वाले किसान का कर्जा माफ क्यों नहीं हो सकता? वो कर्जा जो उसको कभी कभी आत्महत्या करने पर भी मजबूर कर देता है। सरकारी संस्था नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के डाटा के मुताबिक 2018 के अंदर देश में 10,349 किसानों ने सुसाइड कर ली। 2019 के अंदर 10,281, 2020 के अंदर 10,677, 2021 के अंदर 10,881 और 2022 के अंदर 11,290 किसानों ने कर्जा ना चुका पाने की स्थिति में आत्महत्या कर ली। और कुछ केसेस के अंदर तो किसानों ने अपने पूरे परिवार के साथ सुसाइड कर लिया, जिसमें कि महज कुछ हजार और कुछ लाख का ही कर्जा उनके ऊपर था। यानी कि कुछ हजार का कर्जा नहीं चुका पाने की स्थिति में किसान अकेले या पूरे परिवार के साथ सुसाइड कर लेते हैं। आप सोचिए, जिस देश के अंदर ये गाना गाया जाता है, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, उस देश के अंदर किसान की कीमत या किसान की जान की कीमत महज कुछ हजार रुपये है। बहरहाल इसके अलावा भी किसान क्या चाहते हैं हम आपको बता देते हैं। किसानों की डिमांड है कि उनको प्रदूषण कानून से बाहर रखा जाए ताकि वो खेतों में पराली जलाएं तो उन पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो। और वो चाहते हैं कि पिछले आंदोलन के अंदर जो किसान शहीद हुए उनके परिवारों को मुआवजा मिले और उनके परिवार को नौकरी मिले। इसके अलावा नकली बीज, फर्टिलाइज़र, इन सब पर सरकार इफेक्टिवली कुछ रोक लगाए, कुछ कानून बनाए, ये उनकी डिमांड है। हमने आपको किसानों की सभी मांगों को अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करी, उनके तथ्य हमने आपको बताए, कुछ आंकड़े भी हमने आपको बताए। अब ये हम आपके ऊपर छोड़ते हैं कि आप तय करें कि किसानों की मांगे जो हैं वो जायज़ हैं या नहीं, और अपनी राय आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।